ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात करें सियासत में बड़ी मिस्ट्री की। ओपी राजभर जिनके तमाम बयान इस वक्त चर्चाओं में हैं और काफी सियासत कह सकते हैं इस पर बनी हुई है। तमाम मिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले मनीष जी बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी से कुछ सवाल पूछ रहे थे। सर आप अपना सवाल रखिए संक्षिप्त में और जवाब देंगे अवनीश जी उसका। जी स्वाति जी, कुछ बहुत ही मौजूद सवाल हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता सरकार से जानना चाहती है कि आप बहुत ही सूचिता वाली सरकार देने की आपने घोषणा किया था और आपने कहा था कि बहुत ही ईमानदार सरकार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा देश जानता है कि ये ईमानदार सरकार कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि ये कुछ चंद व्यवसायियों की सरकार है और व्यवसायियों पर निर्भर रहने वाली सरकार है। एक बात। दूसरी बात, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, आपकी वरिष्ठता का मैं हमेशा बहुत आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन एक दिन की दो बयान का आपकी पार्टी से आया और उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि धार्मिक जनसंख्या असंतुलन। देखिए इस पर मनीष जी, इस पर नहीं बात करनी है सर, फिलहाल तो टॉपिक ये राजनीतिक। देखिए नहीं, वो बात आपकी ठीक है, योगी जी ने जो बयान दिया है सभी विषयों का सवाल देखिए बहुत मौजूद विषय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक जनसंख्या असंतुलन से जन्म ले रही अराजकता, और वहीं ठीक उनके कुछ घंटों बाद मुख्तार अब्बास नकवी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के विषयों पर रिएक्शन देते हैं, उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से न जोड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो अंतर्द्वंद बयानों का देखने को मिला, ये भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह नहीं है तो क्या है? एक छोटा सा जवाब अवनीश जी दीजिए, क्योंकि इस पर टॉपिक ये डिबेट का नहीं है। डिबेट किसी और टॉपिक पे हम कर रहे हैं, उस पर ही हम बात करें ज्यादा अच्छा। अवनीश जी एक छोटा सा जवाब, संक्षिप्त जवाब। देखिए स्वाति जी, मैं बताऊं कि मनीष जी इधर उधर की बातें करके मुद्दे से भटकना चाह रहे हैं। जो टॉपिक है, टॉपिक पे बात ना करना इनके अंदर का चोर है। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नीति साफ है, नीयत साफ है, नेतृत्व के इरादे साफ है। नेतृत्व किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगा। 100 दिन के दूसरी सरकार के कार्यकाल ने ये बता दिया कि जनता किसके साथ है। मैं फिर याद दिला दूं मनीष जी को, मनीष जी शायद भूल रहे हैं कि आजमगढ़ जो उनका गढ़ था, रामपुर जो उनका गढ़ था, जिनको लेके उनको बहुत अहंकार था, बहुत अहम था, वहाँ जनता ने बता दिया कि सरकार किसकी ठीक है। और क्यों समाजवादी पार्टी नेतृत्व के उनको आईना दिखा दिया कि आप अब वो लायक नहीं रहे हैं जो आपको समझा जा रहा था। तो बेहतर मनीष जी ये हो कि आप अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह मजबूत है। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के द्वंद्व हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी जी समय समय पर जग जाहिर करते रहते हैं। आप वरुण गांधी से पूछ सकते हैं, वरुण गांधी जी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। और अवनीश त्यागी जी अभी नितिन गडकरी ने कहा है, अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा है कि न्यायपालिका में मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये नितिन गडकरी जी ने कहा है, जो आपके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मनीष जी कहाँ ले जा रहे हैं इस टॉपिक? मनीष जी आप इधर उधर की बातें ना करिए। धर्म संकट में अखिलेश यादव फंसे हैं, गठबंधन पर हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं सर, उसी पर रहिए मनीष जी। स्वाति जी, धर्म संकट में तो पूरा राष्ट्र फंसा है। नौजवान रोजगार मांग रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हमारी बदहाल हो चुकी हैं। मंत्री लिख रहे हैं रोज लेटर के स्थानांतरण मेरी बिना जानकारी के किए गए, बड़े करप्शन है उसमें। मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने लेटर पर लेटर लिखा है कि मेरी बिना जानकारी के मंत्रालय में हमारे स्थानांतरण किए गए, स्थानांतरण में धांधली की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग में कल योगी आदित्यनाथ ने स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाया है, उन्होंने जांच बैठा दी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार है या नहीं है जो बिना मंत्री के निर्देश के मंत्रालयों में अपने स्थानांतरण हो रहे हैं? बातें इस तरह से भटक रही हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये इधर उधर की बात नहीं है। आप सरकार में हैं और आप तो कहते हैं कि मैं विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये आप ही तो कहते हैं, तो आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा। लोकप्रिय पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है, इसीलिए आजमगढ़ में भी जीत गई है, इसलिए रामपुर में जीत गई है। लोकप्रिय पार्टी का लोकप्रियता का हस्त्र है, नितिन गडकरी ने दिखाया है। आपको उनके घरों से भारत के उखाड़ फेंका है। कहना चाहता हूं कि जनता संभल रही है, ना वोटर संभल रहे हैं, ना अपना घर संभल रहा है, ना अपना मतदाता संभल रहे हैं। ठीक है सुनील, हमारे में कोई हस्तक्षेप नहीं है। रहस्य लगातार बना हुआ है, सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बड़ा सवाल है ओपी राजभर किसको वोट देंगे? सुनील जी सवाल वही है। जी 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 जी
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 13 तारीख को बैठक करके बताने वाले थे, मगर अभी आपको इससे पहले भी हमने कहा वोट का रहा सवाल। आपने अभी देखा जब वोट मांगने की बात आ रही थी कि भाई हम लोग एकत्रित होकर वोट देने का काम करें, मगर जब कोई वोट मांगने का काम ही नहीं हमारे से किया गया, तो इस पर विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कि हम जिसके साथ में है उन्होंने हमसे वोट मांगने की जरूरत नहीं समझी, माननीय शिवपाल जी से वोट मांगने की जरूरत नहीं समझी, जबकि हम लोग घटक दल हैं। माननीय विधायक समाजवादी पार्टी से शिवपाल जी जरूर है, मगर वो एक उनकी पार्टी है, ये नजरअंदाज समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। आज जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पूर्वांचल में आपने देखा कि हमको 16 सीट मिली, हम 6 सीट जीत कर आए। पश्चिमांचल में आपने दूसरे घटक दल को 34 सीट देने का काम किया, 8 सीट जीत कर आए। तो आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि कहां पर किसकी परफॉर्मेंस हुए। पूरे पूर्वांचल की धरती पर समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक सीटें जिताने का काम सुनील जी, सवाल यही है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन बार बार आप उन्हीं के खिलाफ बयान दे देते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बार बार बयान दे देते हैं। कभी आप कहते हैं कि हम साथ हैं, फिर 2 दिन बाद आप उनके खिलाफ बयान दे देते हैं कि आप ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। जो भी चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़े जाते हैं वो अखिलेश यादव ने ठीक से लड़ा नहीं। तमाम सवाल आप क्यों उठा देते हैं, क्यों नहीं सवाल उठाने पड़ेंगे, सवाल उठाने पड़ेंगे स्वाति जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम सब लोग जो घर में बैठे रहेंगे तो हम उससे कैसे चुनाव जीतने का काम करेंगे। वो कहते नहीं है कहावत, पानी का छींटा दे देकर जगाते हैं उनको। मैं उनका सहयोगी दल हूँ, वो हमारे बड़े दल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है। जब वही हमारे सबको लेकर नहीं चलेंगे, वही जो घर में बैठे रहेंगे, वो नहीं निकलेंगे जनता के बीच में, हम सरकार बनाने के लिए हमारे नेताजी ने कहा कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम मगर ये बताइए, हम सरकार नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता के पास नहीं जाएं। हम जनता के पास जो कमियां रह गई सरकार बनाने में 2022 में, हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएं। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, तो इसमें कमियां बताने वाला क्या, सवाल खड़ा करने वाला क्या विषय है? सवाल ये है कि टिकट की चाह कर रहे थे अपने बेटों के लिए ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी से, शायद उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, इसी वजह से नाराजगी उन्होंने जता दी, ऐसी भी कुछ खबरें। टिकट का बंटवारा तो अभी नहीं हो रहा, नहीं, तो चुनाव से पहले की राष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर हो रहा था। ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और कुछ चुनाव उसके बाद हो, उसकी भी बात हो रही है। कुछ सीटें मांगी थी विधानसभा चुनाव में हमको 16 सीटें आपने देने का काम किया। हमारे पास 12 सीट सुरक्षित थी, 4 सीट हमारे पास सामान्य थी। तो हम लोगों ने एमएलसी की भी मांग की गई थी जी। देखिए, एमएलसी की डिमांड के लिए तो हो सकता है हम भाई बेहतर नहीं बैठते हो, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। हम छोटे दल के व्यक्ति हो तो हमको नहीं दिया, तो इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। उसके बावजूद भी हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, हमारा कोई भी बयान ऐसा नहीं था कि हम माननीय अखिलेश जी के साथ में नहीं है। अब माननीय अखिलेश जी तय करके बताए ना कि हमको उन्हें साथ रखना है या नहीं रखना है, तो ये तो माननीय अखिलेश जी को तैयार करना बताना है। क्योंकि हमारे तो नेता ने कहा कि हम माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, हम 2024 में पूरी तरीके से उनके साथ तैयार है, मगर वो स्वयं तो बताए ना कि वो हमको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो ये बड़ा विषय है, इस पर बात करनी चाहिए कि भाई वो हमको खुद बताए। अब उन्होंने कहा जैसे कि हम भाई मिलना चाहते हैं तो हम मिलकर बैठ के बात करेंगे कि भाई आखिर हमको आपने क्यों नहीं बुलाया। हमारे वोटर जो हमारे विधायक हैं वो इंतजार करते रहे, हमारे लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंतजार करते रहे कि फोन आएगा, माननीय यशवंत सिन्हा जी आए हैं, मगर नहीं आया। फिर वो सलाह भी हमारी आपको नहीं पसंद आ रही, तो आप खुलकर बताए ना कि आप हमको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मनीष जी बेहतर बता सकते हैं, मनीष जी इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले नवेश जी का मैं एक रिएक्शन। नवेश जी, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी फूट और 2024 जिसका दम भर रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं गठबंधन के रिश्ते को। मिठास दूर होती जा रही, खटास पड़ती जा रही है। कैसे 2024 को देख रहे हैं? राष्ट्रपति चुनाव को देखकर यही लगता है कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई 2 दशक का अगर इतिहास देखिए तो एनडीए और यूपी है, क्योंकि गठबंधन से चुनाव होते हैं। और आज के समय तो भारतीय जनता पार्टी का दौर बहुत मजबूत दौर चल रहा है। इसके लिए तो गठबंधन जरूरी नहीं है देश में विपक्षी दलों का, लेकिन विपक्षी दलों की क्या आपसी अंडरस्टैंडिंग है, कि आपसी सामंजस्य है, ये दुनिया देख चुकी है और देख रही है। इसमें कुछ कहने की अब जरूरत नहीं बची। एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। देखिए, ये जो चुनाव हुआ विधानसभा, उसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हारी एक मायने में, और समाजवादी पार्टी हार कर भी जीती एक मायने में। मैं वो याद दिलाना चाहता हूं आपको। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, हार के बाद भी इतनी बड़ी जीत थी कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या ताकत है, क्या उनका नाम है, क्या लोकप्रियता है, क्या जनसमर्थन, ये कहने की जरूरत नहीं है। जान है, आत्मा है भाजपा की, वो सारी जीत उनके नाम और उनके चेहरे पे होती है। विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है उसके आसपास की इर्द गिर्द की विधानसभा सीटें भाजपा हार गई, समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत गया। कितनी बड़ी हार थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी जी की सीट के पूरे पूर्वांचल में कई सीटें हार गई, भाजपा हार गई, मोदी जी आए, लहर भारतीय जनता पार्टी की, हर तरफ जीत जीत जीत। पूरब की आसपास की विधानसभा सीटें कैसे हार गई? वो ऐसे हार गई क्योंकि राजभर जैसा नेता पिछड़ों की राजनीति में माहिर है। इतनी बड़ी ताकत राजभर समाजवादी गठबंधन के लिए, उस हीरे को की हिफाजत अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उभरेगी जाति की राजनीति, अगर इनकी फतेह होगी तो उसमें जातियों की होगी, जातियों की। जिस तरह धर्म का कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल के और सफल होती है, जातियों का जब तक माहौल नहीं होगा समाजवादी पार्टी ऐसे ही पिछड़ी रहेगी। और जातियों की राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है राजभर। इस बात का एहसास अखिलेश यादव का अगर होता तो सिर आंखों पे बैठाते। इस तरह वो मारे मारे नहीं घूमते और बाइट देते फिरते कि साहब अखिलेश यादव मुझे बुलाए नहीं, मुझसे वोट नहीं मांगे, मैं तो घटक दलों का हूं। जब इतना अपरिपक्व राजनीति करेंगे तो कैसे भाजपा से लड़ पाएंगे? मनीष जी, राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल उठ रहे हैं, बताइए कैसे होगा? देखिए, मैं स्वाति जी बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को चिंता है और चिंता होनी भी चाहिए, इसलिए कि समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो समाज की चिंता करता है। लेकिन मैं बार बार एक तरफ संकेत कर रहा हूँ और बहुत जगह पे हमने ये परिचर्चा में हमारी पार्टी के अन्य लोग भी इस बात को लेकर के सचेत हैं कि एक टूल्स बनाया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। जिस तरह से देश में एक नेता के खिलाफ कॉन्सेप्ट बना करके, टूल्स बना करके, कौन कॉन्सेप्ट बना? मैं बता रहा हूं, मैं स्वाति जी उसी बात पे आ रहा हूं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को जितने लोग भी जानते हैं वो जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत ही हृदय प्रिय और बहुत ही मम स्पर्शी नेता। तो किसी ने सवाल उठाया ही नहीं। भविष्य की जो बात आप कह रही, बात हो रही है ना सर, मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी गांव गांव में एक एक आदमी श्री अखिलेश यादव जी को जानता है। मैं दो योजनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और दर्शकों को भी मैं उस तरफ लेके जाना चाहूंगा। मुझे याद है जब 2011 और 12 का जो बीच का समय था और हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी उस समय रथ यात्रा लेकर के, क्रांति रथ यात्रा लेकर के निकले थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और जब पहली रथ यात्रा में, उस समय मेरी भी उम्र कम थी और मैं छोटा था, बहुत युवा था मैं, तो हम लोग पहली यात्रा लखनऊ से कानपुर की थी। पहले दिन की जब हम लोग कानपुर पहुंचे और कानपुर से दूसरे दिन उन्नाव आना था रथ यात्रा को, तो जो भीड़ था, जो जन समर्थन था, जो समुदाय था श्री अखिलेश यादव जी के पीछे 50,000। मैं बता रहा हूँ भीड़। अरे सुनिए, क्या वोट में तब्दील हुआ? मनीष जी, बहुत सरल सवाल। सुनिए तो आप, श्री अखिलेश यादव जी जब दूसरे दिन साइकिल यात्रा लेकर के कानपुर से उन्नाव के लिए निकले तो उनकी साइकिल उन्नाव में पहुंच गई, लेकिन अंतिम साइकिल अभी कानपुर में थी। उस दिन द पायनियर एक अखबार आता है, उस अखबार ने लिखा कि बंदे में है दम, अगला होगा सीएम। ये बात द पायनियर ने हेडलाइंस में लिखा था और श्री अखिलेश यादव जी की नेतृत्व क्षमता और कुवत को उसी समय उत्तर प्रदेश के जनमानस ने स्वीकार कर लिया। और मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चैलेंज हम लोगों ने दिया है, जिस हम लोग की स्पष्ट नीति है कि हम भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे साथ जो हसर हो, चाहे हमारे साथ जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना हो, प्रशासन के करना हो, जो भी करना हो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता दस्तक नहीं देगा। यह समाजवादी पार्टी की नीति है, समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है। चाहे हमारे साथ जो हस्र करना हो भारतीय जनता पार्टी करे, जितनी दमनकारी नीति अपनाना है अपनाए, लेकिन लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चौकट पर नहीं रख सकता है। अपने लोगों को साथ लेकर भी तो चलिए ना स्वाति जी, हम बार बार यही सवाल उठ रहे हैं और कोई सवाल है ही नहीं है। जिस नेतृत्व क्षमता की आप बात करें उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। स्वाति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहुत भरोसेमंद नेता हैं और जनता उन पर बहुत भरोसा करती है। अवनीश जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों का नुकसान किया जाता है। लोकतंत्र का जो हस्र अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, गोवा में शुरुआत कर दी गई, झारखंड में, अब बताइए झारखंड में चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीए के घर पर भी ईडी भेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अवनीश जी, स्वाति जी, ठीक है अवनीश जी बोलिए। स्वाति जी, ये मनीष जी के लिए यही है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारों कहाँ लुटा, ये कारवा कहाँ लुट गया है समाजवादी पार्टी का, उसकी चिंता करें।
और इतना भाषण जो हमें दे रहे हैं, डिबेट कहाँ की है, बातें कहाँ की बहुत करने सम्मानित लगती है। है। और एक छोटा सा शेर जो आपने कहा, अगर अखिलेश के दरवाजे पे जाके करते, अखिलेश को समझाने का काम करते तो शायद पार्टी का भला हो जाता। मनीष जी आप बताइए ना कि सहयोगी आपके साथ क्यों नहीं है, बताइए ना जनता क्यों आपसे दूर हो रही है। ये जो हल्ला आप यहाँ मचा रहे हैं, जो आप बातें यहाँ कर रहे हैं डिबेट में इधर उधर की, ये जरा अखिलेश के दरवाजे पे जो आपसे मिल जाए, अगर वो आपसे मिलने का समय दे दें, अखिलेश जी आपके नेता आपसे मिलने का समय दे दें तो उनको समझाइए कि वो जनता के बीच जाए। नहीं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि आपके जनता के बीच नहीं जाते, आप ट्विटर से निकलना चाहिए, मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कहा ना कि जनता के बीच में क्या चाहती है उसे जानिए, आपके सहयोगी क्या चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए, तब जाके हो ये बातें आप अखिलेश जी को समझाइए। अगर वो आपसे मिलने का समय दे दे, मनीष जी आप बहुत उत्साही हैं, बड़े जज्बाती हैं और बड़े जोशीले हैं। आप 2012 की बातें करिए, 2022 से 24 की बातें करिए, उतारने के लिए अब 24 की बातें करिए, आंदोलन नहीं करेंगे। 2 दिन मैंने पूरा टाइम दिया। मनीष जी आपको मैंने पूरा टाइम दिया। अवनीश जी को भी अपनी बात कह लेने दीजिए। अवनीश जी कंटिन्यू कीजिए 10 सेकंड में सर, उसके बाद मुझे और लोगों के पास भी जाना है, उनका रिएक्शन ले। मनीष जी से ये कहिए कि 100 दिन की सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक सड़क नहीं बनाई, जो इनको किसी भी सड़क पर अलकतरा नहीं गिरा। आपने कहा था कि बरसात के पहले हम जितनी भी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करा देंगे, लेकिन किसी भी सड़क पर एक अलकतरा की बूंद नहीं गिरी है। आपकी बौखलाहट समझ में आती है, आपके गढ़ चले गए हैं, आपके सहयोगी भाग रहे हैं, सहयोगी आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो आपकी बौखलाहट हमें समझ में आ रही है। और ये समझिए आप संतुलन बनाए रखिए और बड़ी गंभीरता से अपने नेता को भी समझाइए। अवनीश जी एक सवाल है कि विरोधी भी अब मुर्मू के साथ दिख रहे हैं, इसका कितना फायदा आपको मिल रहा है अवनीश जी? स्वाति जी मैंने आपसे पहली बार भी कहा था, शुरुआत में ये कहा कि हमारी कैंडिडेट द्रौपदी जी इतनी नीर चीर और साफ और मर्यादा से वाली हैं कि उनके पक्ष में सब खड़े हैं। ज़्यादातर आप देखना जब नतीजे आएंगे द्रौपदी जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगी और उनकी उम्मीदवारी से जिस तरह से विपक्ष में खलबली है ये आपको साफ नजर आ रही है। हलचल काफी तेज है, अब तो 16 तारीख जो आपकी तरफ से दी गई है, सभी को इंतजार है। नहीं बिल्कुल इंतजार है, क्लियर होगा उसका। और हमने पहले भी कहा कि हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास हमारे नेताजी गए थे, मगर ये वहां पर तय नहीं किया था कि हम वोट अभी किसको कर रहे हैं। अब अभी आप ही देख लीजिए कि माननीय अखिलेश जी मिलना नहीं चाहते हैं, माननीय अखिलेश जी वोट देना नहीं चाहते हैं, तो इस बारे में भी हमारे नेताजी ने 16 तारीख का समय दिया है। अभी हम प्रयास करेंगे क्योंकि हम गठबंधन के साथ ही हम गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं। अब माननीय अखिलेश जी 16 तारीख तक का समय हम दिए हैं, नहीं मिलते हैं या क्या नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हम अपना रास्ता निकालना जानते हैं हमारे नेताजी। उस रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे, समय का इंतजार करिए, बहुत जल्दी समय आने वाला है और उस बारे में बताएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी कि सुनील जी इतनी संभावनाएं भी नहीं नजर आती है आपको कि अखिलेश जी मिलते हैं या फिर नहीं? सुनील जी नहीं, अब जिस तरीके से देखिए, अब कल माननीय उदयवीर जी का एक ट्वीट आया है कि अभी कोई प्लान नहीं है, मगर हम गठबंधन के साथी हैं, हमने समय दिया है तो अभी समय हमारे पास है, समय लेकर, क्योंकि हम गठबंधन हमारा उनके साथ में है, हम उनके साथी हैं, हम उनके साथ में 2022 का चुनाव लड़े हैं, हम 2024 भी उनके साथ लड़ना चाहते हैं, तो वो अब तय करेंगे आखिर वो हमको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो अब उस बारे में भी चर्चा होगी और नहीं रखना चाहते तो खुलकर बोलने का काम करें। फिर ऐसा तो है नहीं, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वो मसीहा हैं जो गरीब तबके समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अकेले चलने के लिए भी तैयार है। ठीक है नवेद जी, सच तो ये है, आज की हकीकत ये है कि बीजेपी आंकड़ों के द्वारा अपनी शक्ति को दिखा रही और कहीं ना कहीं जो विरोधी खेमे उनकी नींद उड़ गई है, समझ नहीं आ रहा है उनको
कि इस वक्त करें क्या करें? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात अभी कही थी त्यागी जी से। आपने कहा था कि विपक्ष भी आपके साथ आ रहे हैं, सच है, विपक्ष का भी समर्थन उनको मिल रहा है। बस थोड़ी सी चुनौती यह है कि अपनों में थोड़ा सा कुछ अंदर नजर आ रहा है, उसको संभालना होगा, क्योंकि बाहरी लोग अंदर समर्थन दे रहे हैं लेकिन अंदर की कुछ चीजें ऐसी आ रही है। खैर वो अलग विषय है। आज का विषय कुछ ऐसा है कि आज सवाल विपक्ष पे ही उठ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस चैनल के बारे में लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि सत्ता पे सवाल लगातार उठाए जाते हैं। हम सब सत्ता की तमाम कमियों के बारे में बात करते हैं और करना भी चाहिए। विपक्ष के साथ पत्रकार होता है हमेशा, क्योंकि हम सत्ता के सामने जब सवाल उठाएंगे तो सत्ता और ज्यादा निखरेगी, मजबूत होगी वो अपनी कमियों के बारे में। लेकिन इत्तेफाक के बाद विपक्ष मजबूत होना भी जरूरी है। अगर विपक्ष में कमी है तो उस पर भी चर्चा, सब चर्चा होनी चाहिए। चाहते हैं, त्यागी जी भी चाहते हैं, भाजपा भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि विपक्ष मजबूत हो, इतना कमजोर ना हो। क्योंकि ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में तमाम सवाल उठे और उनके जो प्रवक्ता बैठे, मैं उनकी तारीफ करूंगा। और अगर ये अखिलेश यादव जी देख रहे होंगे तो मुझे लगता है इनको शाबाशी देंगे। जहां उनकी बात आई इन्होंने बातें नहीं करने दी। सत्ता के ऊपर सवाल और तमाम, मैं नहीं कह रहा हूं वो गलत बातें करें, लेकिन ऐसे चढ़ गए कि क्योंकि आज इत्तेफाक की बात चर्चा ऐसी है कि सारी बातें अखिलेश यादव, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सबसे बड़े वो नेता है विपक्ष के, और कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी से किसी की निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, उनकी कमियों को सामने आईने की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद अखिलेश यादव के विकास कार्यों की बड़ी तारीफ हमेशा की है, और सही में वो चुनाव भी अच्छा लड़े, लेकिन ये कमियां हैं, इसको नहीं नजरअंदाज कर सकते कि जो आदमी अपने घटक दल के नेता को बुलाए नहीं और वो सड़क चौराहे पर इस तरह की बात कहे कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, मुझे बुलाया ही नहीं गया। और वो इतना महत्वपूर्ण जो पिछड़ों की राजनीति में नंबर 1 है, जो समाजवादी पार्टी की जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं इसलिए कमजोर हुई क्योंकि मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव जी सब समाज को लेके, वो तो उनकी अच्छी बात है, उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि हम जातिगत राजनीति में आए, तो वो सिर्फ समाज की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसका आधार जो है उसको संभाले हुए थे, इस तरीके से संभाले थे इस चुनाव में। और यही वजह थी कि अच्छा वोट प्रतिशत इसीलिए आया क्योंकि उनके घटक दल में इस तरीके के नेता थे जो मुखर होकर बोलते हैं, जो पिछड़ों के बारे में, उनके हक और हुकूक की लड़ाई के बारे में कहते हैं। उनको अगर नहीं संभाल पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खास तौर से कह सकते हैं कि कुछ कमजोर कर रहे हैं, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर कुछ और ऐसे नेता हो जो पूरी तरीके से अपना स्टैंड भी नहीं क्लियर करते, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का बड़ा नुकसान भी होता है। कर तो रहे स्टैंड, वो कह रहे हैं मैं तो साथ में रहता, मुझे बुला, भाई एक लाइन की बात है, उस पर बहस नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं मुझे बुलाया ही नहीं जाता है। अब ये बताइए, अखिलेश यादव ये बहुत अच्छी बात की कि कुछ ताकतें ऐसी हैं विपक्ष के खिलाफ एक माहौल पैदा कर रहे थे। ये आपका राहुल गांधी पप्पू है, पूरा एक बड़ा तंत्र पप्पू साबित कर दिया, तो कर दिया। वो भले जितने भी जीनियस हो, जितने भी अकलमंद हो, अखिलेश यादव के बारे में ये बात सच है या झूठ है मेरी अपनी टिप्पणी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एसी के नेता कमरे में रहते हैं, कहीं निकलते नहीं है। अगर ये बात प्रोजेक्ट की जा रही है, अगर मैं बस 10-5 सेकंड में बात, तो अखिलेश यादव उसको झूठा साबित कर दे। हर रोज निकले जमीन पे पसीना बहते हुए तस्वीरों में दिखाई दे, जनता की भी दिखाई दे, अपने घटक दलों के साथ रोज बैठकें करें, क्यों नहीं निकलते? तस्वीरें बाइक उनकी है, बस झूठा साबित कर दे, आज से शुरू हो जाए। ठीक है, मनीष जी कैसे जवाब देंगे, कैसे इसको? देखिए स्वाति जी, नवेद जी बहुत, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग अवनीश जी और नवेद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। चूँकि अवनीश जी तो अब भाजपा में चले गए तो उनका तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का तो कोई लेना देना उनका रहा नहीं, लेकिन नवेद जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। और कुछ सवाल उनके जो हैं, उस सवाल का जो उत्तर मैं दे सकता हूँ वो सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2012 के पहले आदरणीय नवेद जी, आपने देखा होगा कि देश में किसी भी नेता ने और किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश और देश में आधुनिक शिक्षा की बात नहीं किया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2012 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने कहा कि जो बड़े घरों का एक आधुनिक इंस्ट्रूमेंट होता है लैपटॉप, उसको मैं गांव के गरीब बच्चों को दूंगा। श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, और लैपटॉप देने वाला नेता अगर ट्विटर चलाता है, श्री अखिलेश यादव जी को पहला अधिकार है देश में कि जो ट्विटर से अपनी बात कह सके। इसलिए कि उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा का जो जनक कहा जाता है वो श्री अखिलेश यादव जी को कहा जाता है। इसलिए कि उन्होंने गांव के गरीबों को लैपटॉप दिया, 55 लाख से ऊपर महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ा, और एक बटन दबाया जाता था उनके खातों में पैसा पहुंच जाता था। आज प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि मैं दिल्ली में पैसा देता हूं और गांव में पैसा पहुंच जाता है। स्वाति जी बहुत गंभीर विषय पर टिप्पणी इस समय विषय चर्चा हो रही है। नवेद जी मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की एक बात होगी, कांग्रेस पार्टी की एक बात होगी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के पास लाखों क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, और हमारे नेता के दामन पर किसी भी तरह का कोई दाग लगाने की कोशिश करेगा उसको हम लोग दाग लगने नहीं देंगे और उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है अवनीश जी, बहुत कम शब्दों में सर। स्वाति जी,
सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो जल्दी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आदिवासी समुदाय से आती है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है जो आदिवासी पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष करेंगे। विपक्ष की दल के नेताओं से के उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम भी करेंगे। मनीष जी भी अपने नेता को समझाएंगे कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, उनका समर्थन। द्रौपदी बहुत मुर्मू जी शुक्रिया आपकी आप उम्मीदवार। सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 10 का दम में आज इतना ही, दीजिए इजाजत।